ओम नमो नारायण। आज बात करते हैं शनि, राहु और केतु की। आज शनिवार, पुष्य नक्षत्र, शनि महाराज का नक्षत्र, विशेष योग। शनि महाराज मीन राशि में है, गुरु की राशि में, और आज का ये योग शनि महाराज की पुष्य नक्षत्र की राशि, चंद्र की कर्क राशि। शनि महाराज यानी पिछले जन्म और इस जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो कर्म का भुगतान कराता है। शनि महाराज पाप और पुण्य कितने किए, किस प्रकार से किए गए हैं, उनके आधार से शनि महाराज फल देते हैं। पाप किए हैं तो अशुभ और पुण्य किए तो शुभ फल देते हैं। शनि महाराज पिछले जन्म में जिसके साथ अच्छे और बुरे कर्म के व्यवहार किए हैं तो इस जन्म में ऐसे ही लोगों के साथ अपना संपर्क करवाते हैं, ऐसे ही रिलेशन डेवलप करवाते हैं, ऐसे ही लोगों से मिलन मुलाकात करवाते हैं जिसके साथ अपना पिछले जन्म का कर्म का भुगतान बाकी रहा है। तो शनि के द्वारा माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, संबंधी, भागीदार, प्रेम, प्रेमिका, प्रियतमा, ये सब शनि के द्वारा ही मिलते हैं। जिसके साथ अच्छा कर्म किया है तो ये लोग ये जन्म में अपना अच्छा करेंगे, अपने को सुख शांति आनंद प्रसन्नता देंगे। जिसका आपने गलत किया है तो वो लोग इस जन्म में अपने को दंड देंगे। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, परिवार, प्रेमी प्रेमिका, पिछले जन्म में इन लोगों जिसके साथ गलत कर्म किया तो ये लोग ये जन्म में आते हैं, जन्म के साथ रिलेटेड होते हैं और एक कम्युनिकेशन बनता है और उनके द्वारा इस जन्म में दंड दुख की प्राप्ति, मुश्किलों की प्राप्ति होती है। ये प्रकार के जो शनि के द्वारा कर्म जो बाकी रहा है उनका भुगतान में लंबा समय निकल जाता है। ये लोग अपनी जिंदगी के साथ एडहेसिव की तरह जुड़े रहते हैं। कितने संबंध ऐसे हैं कि पिछले जन्म में उनके साथ अपने बहुत ही क्रूर कर्म किए हैं तो इस जन्म में वो भी अपने साथ पूरी जिंदगी जुड़े रहेंगे और अपने को दंड यातनाएं परेशानी देते रहते हैं। शनि के द्वारा स्थापित संबंध मन, हृदय, चित्त और चेतना के साथ जुड़े रहते हैं और ये मन, हृदय, चेतना के भीतरी स्थलों में चले जाते हैं तो ये संबंध बहुत आसानी से छूटते नहीं। इसीलिए शनि के द्वारा जो संबंध निर्मित होते हैं तो कोर्ट कचहरी की समस्या बनी रहती है। अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होना, पुत्र पिता के साथ अनबनाव, भाइयों के साथ अनबनाव, प्रेमी के साथ प्रेमिका के साथ अनबनाव और लंबे अरसे तक चला रहता है तो ये शनि के द्वारा कर्म का भुगतान है। बात करते हैं राहु और केतु। राहु और केतु तो पूर्ण स्वरूप से कर्म, ऋण, बंधनों का ही कारक ग्रह माना गया है। इसमें राहु जो है वो मोह, माया, इच्छा, अभिलाषा और महत्वाकांक्षा का ग्रह है। राहु यानी भ्रम, राहु यानी माया, मोह और लालसा। और केतु जो है वो वैराग्य, मोक्ष, वितरागिता और मुक्ति का कारक ग्रह है। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह है जो कभी भी खत्म नहीं होते।
सूरज ढल जाएगा, खत्म हो जाएगा, चंद्र ढल जाएगा, खत्म होगा। 9 ग्रह में से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये सब एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे, ओझल हो जाएंगे। पर छा छाया जो होती है, छाया जो होती है वो कभी नष्ट नहीं होती, वो बनी रहती है। राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह है, और राहु केतु दोनों अदृश्य तरीके से, गुप्त गूढ़ तरीके से अपने को पिछले जन्म के जो भी गाढ़ तरीके से जो कर्म बच गए हैं, भुगतान नहीं किया, वो कर्म संबंध, ऋण संबंध ये जन्म में अपने को अदृश्य तरीके से अपने सामने प्रकट करते हैं। ऐसी सिचुएशन बना देते हैं, ऐसे लोगों से मिला देते हैं जिसके साथ अपना कोई संबंध नहीं होता, फिर भी संबंध बन जाता है। जिसके साथ अपना कुछ लेन देन नहीं होता, उनके साथ संबंध बन जाता है। जिसके साथ अपने को कोई रिलेशंस की संभावना नहीं दिखती, उनके साथ संबंध बन जाता है। तो वो जो संबंध बनाते हैं, तो केतु जो ग्रह है वो ऐसे ही संबंध बनाते हैं कि जो पिछले जन्म में निपटारा हो चुका है, ऐसे संबंध बनाते हैं। तो कुंडली में केतु जिस स्थान में बैठा है, तो समझना चाहिए कि वो स्थान के साथ पिछले जन्म का जो भी ऋण संबंध थे वो बहुत सारे के सारे खत्म हो गए हैं। केतु के द्वारा ये निर्धारित होता है कि अपने पिछले जन्म में कौन से कर्म, कौन से संबंध, कौन से कर्तव्य परिपूर्ण कर दिए हैं, वो केतु के द्वारा निर्धारित होता है। अगर केतु कुंडली में देखने जाए, तो केतु अगर प्रथम स्थान में है तो समझना जाए कि पिछले जन्म में अपने शारीरिक बहुत सारे सुख भुगत लिए हैं। धन स्थान में है तो धन संपत्ति कुटुंब के बहुत सारे सुख भुगत लिए हैं। साहस स्थान में, भाई बंधु के स्थान में, तो साहस के अंतर्गत, भाई बंधु के अंतर्गत सुख भुगत लिए। जमीन मकान मातु भूमि के स्थान में तो जमीन मकान भूमि मातु के सुख बहुत सारे भुगत लिए। पंचम स्थान विद्या संतान स्थान में अगर केतु है तो पिछले जन्म में संतान विद्या के अंतर्गत बहुत सारे सुख भुगत लिए हैं। छठे स्थान में रोग शोक शत्रु के स्थान में तो पिछले जन्म में रोग शोक शत्रु के साथ जो भी काम काज व्यवहार बहुत सारे निपट गए हैं। सप्तम स्थान में है तो पिछले जन्म में पत्नी के साथ, भागीदार के साथ अपने जितने भी संबंध है बहुत सारे निपट गए। अष्टम स्थान में है तो पिछले जन्म में आयुष्य गुड़ बाबत का जो भी है, तो वो भी जो कर्म है बहुत सारे निपट गए। भाग्य स्थान में तो पिछले जन्म में भाग्य के आधारित बहुत सारे सुख समृद्धि अपने को मिली है। दसम स्थान में तो पिछले जन्म में कर्म, व्यवसाय, पिता के साथ, राज्य सरकार के साथ जितने भी अपने कर्म है बहुत सारे निपट चुके हैं। लाभ स्थान में अगर केतु है तो बहुत सारे लाभ पिछले जन्म में निपटारा हो चुका है। अगर 12वें स्थान में केतु है तो मोक्ष का अधिपति 12वें स्थान में, तो मुक्ति के लिए बहुत सारे कर्म निपट चुके हैं और बहुत ही थोड़ा कर्म बाकी रह गया है सूक्ष्म। तो ये केतु अपना वो स्थान के द्वारा निर्देश कराते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ कर्म बाकी रहा है तो उससे भी अब निपटारा कर लो। राहु क्या दिखाता है कि अपने कौन सी चीज बाकी रह गई, पिछले जन्म में अपने कोई कर्म किए है, कोई मेहनत की है, मगर उसका फल अपने को नहीं मिला। ओके, तो उसके लिए राहु दिखाता है कि कौन से कर्म ऐसे बाकी रह गए कि तुमको भुगतना बाकी है। कौन सा तुम्हारा बैलेंस पिछले जन्म में तुमने बैलेंस किया है, सेविंग किया है, डिपॉजिट की है, मगर उसकी एफडी पकी नहीं। तो उसके लिए राहु जो स्थान में आता है तो दिखाता है कि अभी ये जन्म में यहाँ से तुमको यात्रा करने की है। कौन से भोग बाकी है, कौन से सुख बाकी है, कौन सी इच्छाएं बाकी है, कौन सी लालसाएं बाकी रह गई है, तो राहु तुम्हारी कुंडली में ये जन्म में वो स्थान दिखाता है। तो राहु दिखाता है कि तुम्हारे को कहाँ से यात्रा शुरू शुरू करनी है। तो राहु जिस स्थान में पड़ा है तो समझना कि वहां से यात्रा करनी है। ओके, और राहु अगर प्रथम स्थान में गिरा है तो समझना कि शारीरिक सुख की यात्रा। दूसरे स्थान में गिरा है तो धन की प्राप्ति, कुटुंब के ज्यादातर सुख। तीसरे स्थान में है तो साहस का और अपने भाई बंधुओं के प्रति स्नेह का। चौथे स्थान में तो माता, सुख, भूमि, वाहन। पंचम स्थान में तो विद्या, संतान। छठे स्थान में तो रोग शोक शत्रु। सप्तम स्थान में तो पत्नी, भागीदार। अष्टम स्थान में है तो आयुष्य, भूल विद्या कुछ बाकी रह गई है।
अष्टम नवम स्थान में है तो भाग्य के सुख बाकी रह गए हैं, दसम स्थान में तो कर्म बाकी रह गए हैं, इच्छाएं बाकी रह गई, लाभ स्थान में तो लाभ कुछ बाकी रह गया है, और 12वें स्थान मोक्ष स्थान में तो मोक्ष के आधारित कुछ ऐसे कर्म बाकी रह गए, तो मोक्ष के लिए प्रयत्न करो। तो 12 स्थान में राहु ये दिखाता है कि कौन से कर्म बाकी रहे और कौन सी इच्छाएं आपकी बाकी रह गई, अधूरी रह गई है। तो राहु जिस स्थान में पड़ा है वहां से ये तय हो जाता है कि कौन से कर्म बाकी रह गए, कौन से काम आपको बाकी रह गए। तो राहु जिस स्थान में पड़ा है और तो वो दिखाता है कि ये यहाँ से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। तो यात्रा शुरू करने के लिए राहु को नजरअंदाज किया नहीं जाता, राहु को देखना ही पड़ता है। केतु क्या ऐसा है कि केतु जिस स्थान में पड़ा है तो अपने जीवन के साथ संबंधित जो भी थोड़े बहुत ही कुछ कर्म ऐसे बाकी रह गए, ऋणानुबंध संबंध बाकी रह गए, तो केतु जहाँ पड़ा है तो वो स्थान के संबंधित जो लोग मिलते हैं तो पक्का ऐसा मानना ही चाहिए कि ये लोग पिछले जन्म के मेरे बहुत ही ऋणी है और कुछ ऐसे कर्म ऋण बाकी रह गए भुगतने के, या मैंने मुझसे भुगतना बाकी है, या उनको मेरे से ये भुगतना बाकी है। तो ये प्रकार की आत्माएं मिलती रहती है। कुंडली में अगर शनि और चंद्र जो है तो एक दंड है और एक फीलिंग्स है, तो शनि चंद्र को क्या क्या देगा, तो मौन पीड़ा देगा, आदमी को शांत कर देंगे। और शनि चंद्र में जो भी शब्द बनते हैं वो तो बहुत ही भार वाले संबंध होते हैं, जड़ संबंध बनाता है शनि और चंद्र। शुक्र और राहु, शुक्र यानी प्रेम और राहु यानी भ्रमण, तो शुक्र के साथ अगर राहु कुंडली में कोई भी जगह पर पड़ा है तो विषम प्रेम देगा और इसमें समानता नहीं होती। शुक्र और राहु में दिखा गया तो एज का डिफरेंस होगा, रूप का डिफरेंस होगा, एजुकेशन का डिफरेंस होगा, बरोबर, ऐसा देखा गया है। ऐसे विषम प्रेम देता है और ये जो संबंध बनाता है तो ये नसीब से मिलते हैं, पिछले जन्म के थोड़े कुछ बाकी रह गए कोई प्रेम ऐसा, तो वो प्रकार के संबंध ये जन्म देते हैं। मगर ये इस जन्म में भी ये संबंध मिलते हैं तो भी राहु जो है वो लालसा ही और इच्छा परिपूर्ण करवाता है, मगर उसको ये नसीब से मिलते हैं और ये प्रेम कहानी आगे बढ़ती रहती है। गुरु और केतु के संबंध जो है वो अध्यात्म मार्ग पे ले जाते हैं। गत जन्म की जो भी साधनाएं उपासना बाकी रहती है तो वो साधना उपासना करवाता है। मोक्ष स्थान यानी 12वां अध्यात्म स्थान में अगर केतु गिरा है तो समझना चाहिए कि पिछले जन्म में आध्यात्मिक साधना उपासना की है मगर थोड़ा कुछ कर्म बाकी रह गया है, तो ये स्थान में केतु है तो फिर आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। तो राहु जो है तो छठे स्थान में आया तो ये रोग शोक शत्रु, बराबर, उसके कुछ काबा दावा कुछ व्यवहार बाकी रह गए तो उनके साथ अपना जीवन जुड़ा रहेगा। और अष्टम स्थान में अगर केतु की स्थिति है तो गूढ़ और गुप्त रहस्यमय जो स्थान है, ये अष्टम स्थान में केतु गिरा है तो समझना चाहिए कि पिछले जन्म में देव आराधना पूजा उपासना की है और सिद्धि के लिए प्रयोग किए हैं, मगर शरीर का अंत हो गया है। तो इस जन्म में अपने को शरीर मिलता है और अष्टम स्थान के साथ जुड़े हुए लोग अपने को मिलते हैं। अष्टम स्थान के साथ जुड़े हुए देव और देवताओं के साथ अपना आकर्षण बना रहता है, एक कॉम्बिनेशन बना रहता है और अपनी बाकी की जो यात्रा होती है यहाँ से शुरू करते हैं। यानी राहु और केतु थोड़े थोड़े बहुत ऐसे ग्रह है कि जिंदगी को बहुत ही बड़ी ऊंचाई ऊंचाई पे ले जाते हैं। अच्छी तरह राहु और केतु को समझना चाहिए। राहु केतु बहुत ही कल्याण करने वाले ग्रह है और राहु केतु अच्छाई भी इतनी ही करते हैं। और ये कलयुग में तो राहु की परिस्थिति बहुत ही शुभ मानी गई है। राहु साथ अगर देता है तो निभाता है भ्रम का कारक, है भ्रम और मोह माया का कारक, मगर अगर इसे अच्छा बनाया जाए तो ऐसा अच्छा राहु जिंदगी में बहुत सारी उपलब्धि करवाता है। और केतु जो है जिंदगी में बहुत सारी परेशानी तकलीफें देता है, मगर पिछले जन्म के साथ जो बाकी है तो वो देता है, अपने को वहाँ से मुक्त करता है। ओम नमो नारायण। आज शनिवार पुष्य नक्षत्र का दिन था, अच्छे योग था, इसलिए आज शनि की और ये राहु केतु की बात की। अपने आगे टॉपिक में शनि राहु की पूरे के पूरे 12
बारह बार राशि में, बारह बार घरों में शनि राहु केतु कौन से किस प्रकार के फल देते उसकी बात अपने करेंगे। ओम नमो नारायण।